नमस्कार, मैं दीपक राणा। अब तेलंगाना भी कर्नाटक की तरह राष्ट्रीय राजनीति की तरफ बढ़ चला है, ये ऐसा अब लगने लगा है। तेलंगाना राज्य में राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छी जमीन मिलती जा रही है, यह अब नजर आने लगा है। हालांकि एक साल पहले राज्य विधानसभा के चुनाव से एक साल पहले जो भी उपचुनाव हुए थे विधानसभा में, उसमें भारतीय जनता पार्टी या जीत रही थी या दूसरे नंबर पे वो रह रही थी। इससे वहां की जनता का मूड धीरे धीरे समझ में आने लगा था और अब विश्वास से यह कहा जा सकता है कि तेलंगाना भी कर्नाटक की रास्ते में जा चुका है, अर्थात राष्ट्रीय राजनीति की तरफ जा चुका है। कर्नाटक की तरह कि तेलंगाना के क्षेत्रीय दल सिमटते जा रहे हैं और राष्ट्रीय दल हावी होते जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में बीआरएस के हारने व कांग्रेस के उभरने से तेलंगाना का राजनीतिक चरित्र बदल रहा है। राज्य की सत्ता में पहली बार जब से तेलंगाना राज्य बना है, कांग्रेस के आने के बाद से भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पैठ बढ़ाती जा रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस की बड़ी संख्या में सांसदों एवं विधायकों के पाला बदलने से भी क्षेत्रीय राजनीति की धारा कमजोर पड़ती जा रही है। करीब 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में तेलंगाना में लड़ाई 3 कोणीय थी, लेकिन अब दोनों बड़े राष्ट्रीय दल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आमने सामने की टक्कर होती हुई नजर आ रही है। एक दो लोकल रीजन को छोड़कर बीआरएस को अपना पैर टिकाए रखना भी मुश्किल पड़ता जा रहा है। हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कार्यालयों में रौनक बढ़ती जा रही है और बीआरएस कार्यालय का अब धीरे धीरे भीड़ कम और सन्नाटा जैसा होने लगा है। राज्य को सत्ता से बेदखल होने के बाद तीसरी ताकत को टिके रहने के लिए बीआरएस को तीसरी ताकत के तौर पर टिके रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। बीआरएस की अब कमजोरियां भी धीरे धीरे जनमानस के सामने आने लगी है। दिल्ली के शराब घोटाले में कविता की गिरफ्तारी से केसीआर परिवार व बीआरएस की छवि पहले ही खराब हो चुकी है, क्योंकि कविता बीआरएस के चीफ केसीआर की बेटी है। 10 वर्षों तक मनमाने तरीके से राज्य की सत्ता चलाने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं और मत देने वाले जनमानस से दूरी बढ़ने के कारण केसीआर का राजनीतिक कद छोटा होता जा रहा है।
विधानसभा चुनाव अभी तक करीब दर्जन भर सांसदों, विधायकों एवं बड़े नेताओं ने पाला बदल लिया है। या तो वह कांग्रेस में चले गए हैं बीआरएस के विधायक, सांसद, पूर्व सांसद, या भारतीय जनता पार्टी में। पार्टी में टूट का सिलसिला नहीं रुक पा रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद भी कितने टिक पाएंगे बीआरएस के नेता, यह देखना होगा। केसीआर के लिए यह सबसे बुरा दौर है, क्योंकि पार्टी के असंतोष से निपटने के लिए भी अब संघर्ष करना पड़ रहा है। फिर भी समर्थकों का भटकाव कम नहीं हो रहा है। समर्थक, कार्यकर्ता, नेता और बीआरएस के मतदाता कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और जा रहे हैं। सत्ता में रहते हुए आराम से जीने वाले केसीआर के हालिया मेहनत से लगता है कि उन्हें अब एहसास हो चुका है, अंदाजा हो चुका है कि अब यदि सतर्क नहीं हुए तो इतिहास हो जाएंगे तेलंगाना में। कुछ महीने पहले तक बीआरएस के प्रति समर्पित रहे कार्यकर्ता श्रीकांत रामलू की भी यही व्यथा है कि जब तक सत्ता केसीआर के पास रही तब तक वह आम जनमानस से दूर रहे। अब सर्वहारा बनने के लिए सड़कों पर अपने परिवार के साथ पसीना बहाने लगे हैं। राज्य के सभी संसदीय क्षेत्रों में केसीआर बस से घूम रहे हैं। अगर सत्ता में रहते हुए इतना शर्म कर लेते तो इनके वोट बैंक में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सेंधमारी नहीं कर सकती थी। लेकिन जनमानस से, अपने वोट बैंक से, अपने कार्यकर्ताओं के दूर रहने से ऐसा नतीजा केसीआर को समझ में आने लगा है। अब सड़क पे निकल के उनको मेहनत करनी पड़ रही है, जबकि जनमानस का मोहभंग हो चुका है। पिछले साल के अंत में बीआरएस को हराकर राज्य की सत्ता में जब कांग्रेस आई, कांग्रेस ने केसीआर के वोट बैंक पर नजरें जमा ली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी उसी हथियार से बीआरएस की जड़ें उखाड़ने की लगातार कोशिश करते रहे, जो अभी केसीआर के हथियार हुआ करते थे। ओवैसी की पार्टी AIMIM के साथ केसीआर का एक अलिखित समझौता रहा है। केसीआर हैदराबाद में ओवैसी का ख्याल रखते थे और बदले में पूरे प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक की सहानुभूति प्राप्त करते थे। और दूसरी तरफ ओवैसी हैदराबाद को छोड़ के पूरे तेलंगाना राज्य की बजाय दूसरे प्रदेशों में राजनीति अपनी करते थे। रेवंत रेड्डी ने उनका ही अनुसरण किया।
सत्ता में रहकर जो काम केसीआर करते थे अब वही काम रेवंत रेड्डी करने लगे हैं। कांग्रेस ओवैसी के खिलाफ पहले तो अंतिम डेट तक, आखिरी डेट तक प्रत्याशी उतारने से परहेज करती रही और बाद में एक कमजोर कैंडिडेट वली अल्लाह समीर को उतार दिया। मुसलमान वोटों के लिए जो फिर से प्रयासरत बीआरएस अब घुटने के बल पर आ गया है। क्षेत्रीय दलों की तुलना में कांग्रेस से सीधी लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ता है, वोटों का भी फायदा होता है। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच देश में 190 सीटों पर सीधी टक्कर रही। इसमें भारतीय जनता पार्टी 175 सीट में विजेता रही और पिछली बार 2019 में तेलंगाना से 4 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इस बार का सियासी मौसम अनुकूल दिख रहा है। पीछे ओपिनियन पोल भी भारतीय जनता पार्टी को तेलंगाना में 5 से 8 सीटें देते रहे। कोई ओपिनियन पोल 5 दे रहा था, कोई 7 दे रहा था, कोई 6 दे रहा था, कोई 8 दे रहा था। तो अमित शाह भी 10 से 12 सीटों का टारगेट रख चुके हैं और उनका लक्ष्य तो यही है कि 10 सीटें तो हर हालत में तेलंगाना से लोकसभा चुनाव में जीतनी है। हालांकि ओबीसी वो थोड़े निचले निर्धन तबके के स्तर पर बीजेपी अभी थोड़ी वहां कमजोर है। एक साल पहले वह लगातार बढ़ रही थी, लेकिन तेलंगाना के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटाकर बीजेपी केंद्र में ले आई और यही गलती बीजेपी की बड़ी चूक रही है। लेकिन अब जनमानस का मूड जिस तरह राष्ट्रीय दलों की तरफ जा रहा है, बीजेपी भी अपने पूरे मूड में है और पूरी मेहनत कर रही है। ये लोकसभा के चुनाव के बाद ही दोस्तों पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की मेहनत के तेलंगाना में कितनी असर करती है, भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होता है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी बहुत मेहनत कर रही है और बीआरएस का आत्मविश्वास बिल्कुल गिर चुका है और कांग्रेस राज्य की सत्ता में तो है, लेकिन अपने बयानवीर नेताओं की वजह से लगातार वह भी पीछे पड़ती जा रही है और तक असली टक्कर तेलंगाना में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही है, ऐसा अब बिल्कुल स्पष्ट होने लग गया है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने जानने वालों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।